तो हम आप लोगों को बताए थे अफ्रीकी, जैसे भारत अफ्रीका संबंध हमने पढ़ाया था। तो ये भारत अफ्रीका जो संबंध है, तो उसमें आप जानते हैं कि जो अफ्रीकी संघ के साथ संबंध है, थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा कर दूं। अफ्रीकी संघ के साथ संबंध, तो मैं सामान्य पहलू आप लोगों को बताया था कि जो अफ्रीकी संघ है उसमें 55-56 देश हैं। इसका सचिवालय जो है अदीस अबाबा में है। इसमें 55 सदस्य हैं। इसका जो सचिवालय है अदीस अबाबा में है। और जानते हैं कि उस दिन मैं समझाया था आप लोगों को, जब अफ्रीकी संघ, इसके पहले भी तो अफ्रीकी संघ था ना, तो अफ्रीकी संघ की स्थापना जो है 2002 में हुई थी। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये 2002 में जो है, जो अफ्रीकी एकता संगठन था, अफ्रीकी एकता संगठन, तो अफ्रीकी एकता संगठन के स्थान पर इसका नाम जो है अफ्रीकन यूनियन किया गया। एयू नाम किया गया। और मैं आप लोगों को समझाया था कि यह आधिकारिक जो घोषणा हुआ था कि अफ्रीकी एकता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन जो यूनिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन जो यूनिटी है, उसके स्थान पे इसका नाम जो एयू किया गया। तो पूछता है कि कहां पर हुआ था, तो डरबन टिक लगाइएगा, डरबन अफ्रीका। तो जानते हैं कि डरबन में इसका नाम बदला गया था। तो ये सब चीज मैं बता दिया था। हमको थोड़ा सा चर्चा ये करना है कि इसकी अफ्रीकी संघ की जो बैठक हुई है फरवरी 2020 में, इसकी जो लेटेस्ट बैठक हुई है, अदीस अबाबा में जो बैठक हुई थी, आप लोग पढ़े होंगे पेपर में, इथोपिया में अदीस अबाबा, में बैठक हुई। और ये 33वीं बैठक थी। 33वीं बैठक ये थी। और इस 33वीं जो बैठक थी, इसका जो थीम बनाया गया था, तो आप जानते हैं कि हर जो भी सम्मेलन होता है उसका एक थीम होता है। तो कभी कभी जो है ये थीम भी पूछता रहता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं। इसका जो थीम है साइलेंसिंग द गन्स, मैं लिख देता हूं। साइलेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग उसमें एक शब्द था साइलेंसिंग द गन, क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशन फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। अफ्रीकाज डेवलपमेंट, कंडक्टिव ये टर्म है। कंडक्टिव कंडीशन फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। और जानते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता की गई थी
इसकी जो अध्यक्षता की गई थी दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और मैं आप लोगों को उस दिन भी बताया था, जब भारत अफ्रीका संबंध जब बताया था, तो उस भारत अफ्रीका संबंध में मैं चर्चा किया था कि एक जो संकल्पना है वहां पर एजेंडा 2063, एजेंडा 2063, एजेंडा 2063 है क्या चीज? एजेंडा 2063 का मतलब है कि अफ्रीका को विकास के पथ पर ले जाना, अफ्रीका को विकास के पथ पर ले जाना और उसमें आने देशों की सहायता लेना। तो रामफोसा ने अध्यक्षीय भाषण में जो है ये बात कहा कि भाई हम लोग को एजेंडा 2063 है, 2063 जो है उसको सफल करने की आवश्यकता है। और जानते हैं कि ये जो संकल्पना है ये 2013 में जो है अफ्रीकी संघ द्वारा पारित किया गया था। 2013 में अफ्रीकी संघ द्वारा पारित हुआ था और इसका उद्देश्य यह था कि समावेशी विकास करना, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, अफ्रीका में एकता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अफ्रीका की उन्नति करना, पैन अफ्रीकन जो कंसेप्ट है, उस दिन मैं बताया था कि भारत जो है पैन अफ्रीकन कंसेप्ट पर काम करता है। तो इसका उद्देश्य यह था 2013 में कि एजेंडा 2063 का उद्देश्य यह है कि 2013 में यह कहा गया कि 50 वर्षों में जो है अफ्रीकी महाद्वीप को जो है सशक्त बनाना है। 50 वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप को सशक्त बनाना, यह इसका लक्ष्य रखा गया था। एक तो यह आपको ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें कि ये जो अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ का उद्देश्य है कि जो अफ्रीका के देश हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनमें एकता की भावना डेवलप करना, और जो भी अफ्रीका के देश हैं उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता की रक्षा करना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना, क्योंकि अफ्रीका में जो है गृह युद्ध हो जाता है, बहुत सारे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, तो इसको शांत करना, और अफ्रीका के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और अफ्रीकी महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो संस्था है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात है कि इसका और भी लक्ष्य रखा गया है अफ्रीकी संघ का, कि अफ्रीका के युवाओं को जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, क्योंकि अफ्रीका में नवयुवक लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो कौशल विकास कार्यक्रम जिसमें भारत भी सहयोग दे रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जो बैठक हुई थी फरवरी 2020 में, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है एजेंडा 2063 के क्रियान्वयन पर पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया। एजेंडा 2063 के क्रियान्वयन पर पहली रिपोर्ट जारी की गई। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। वैसे मैंने भारत अफ्रीका संबंध आप लोगों को खूब पढ़ाया था, तो आप लोग उसमें पढ़े ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसी टॉपिक में, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जानते हैं कि इस टॉपिक में कुछ संगठन हैं, उन संगठनों को हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें एक संगठन है ब्रिक्स, उस पर जरा चर्चा किया जाए।
आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको भी पढ़ाना है। तो ब्रिक्स में जो है सबसे पहले इसका भूमिका, मतलब सामान्य पहलू, फिर इसका ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत के लिए महत्व और इसकी क्या समस्याएं हैं, ब्रिक्स की क्या समस्याएं चल रही हैं। तो एक तो हम लोगों को जो है इस पर काम करना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। अब थोड़ा सा मैं पहले बेसिक चीज इसका बोलता हूं कि जो ब्रिक्स में जो हम लोग के सामान्य पहलू हैं। तो आप जानते हैं कि 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी। ब्रिक का मतलब हुआ यहां पर कि जैसे ब्राजील है, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, भारत, और सी का मतलब चीन। इन 4 देशों ने मिलकर जो है ब्रिक बनाया था। और बाद में जो है आप जानते हैं कि बाद में इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था, तो आप जानते हैं कि यहां पर जो है एक कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष के बाद ही (2010) में यह महसूस किया गया कि दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना चाहिए। तब जानते हैं कि इसका नाम बदलकर जो है ब्रिक्स कर दिया गया, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी जोड़ दिया गया इसमें। और ये जो ब्रिक्स नाम है, एक विचारक था जिमोनिल, जिमोनिल ने यह नाम दिया था। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि 2001 में जो है सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स, 2001 में गोल्डमैन सैक्स, इसने जो है एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। इसकी थीसिस का ये नाम था। तो आप जानते हैं कि इसने एक कल्पना किया था। बाद में जिमोनिल ने कहा कि भाई इसका नाम हम लोगों को ब्रिक रखना चाहिए। तो 2009 में जो है ब्रिक का गठन हुआ, 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर दिया गया। अब जैसा समझिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिक बनाया गया था, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हो गया, तो इसी ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। और जानते हैं कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बताता हूं। शुरुआती दौर में जो है जो 4 देश थे, फिर 5 देश हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एकजुट करना था। क्योंकि विश्व की जनसंख्या का जो है ब्रिक्स जो है देखा जाए तो 43% भाग रखता है जनसंख्या। सकल घरेलू उत्पाद को ले लीजिए तो लगभग 37% जो है सकल घरेलू उत्पाद है।
विश्व व्यापार में 17% की भागीदारी है। विश्व व्यापार में भागीदारी 17% की है। अब देखिए, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो प्रथम सम्मेलन है एकत्रिंग वर्ग रूस, एकत्रिंग वर्ग रूस, तो एकत्रिंग वर्ग रूस में जो हुआ था इसका सम्मेलन, एक तो यह आपको ध्यान रखना है। तो वैश्विक संकट जो उस समय था उसके समाधान के लिए बैठक हुआ था कि भाई हम लोग ऊर्जा है, खाद्य सुरक्षा है, जलवायु परिवर्तन है, इस तरह के मुद्दों पर कार्य करने पर बल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करने की बात की गई थी। यह सब तो चलता रहा और हम लोग को ध्यान रखना है कि इसकी जो 10वीं बैठक हुई है, 10वीं बैठक 2019 में जो है, 10वीं अब तो 11वीं भी हो गई है, तो आप 11वीं याद करिए। 11वीं बैठक जो है 2019 में ही हुआ था, 2020 में तो हुआ नहीं, कोरोना चल रहा है। 11वीं बैठक 2019 में जो है ब्राजीलिया में संपन्न हुआ। ब्राजीलिया में संपन्न हुआ, 2019 में बैठक हुआ। और इसका आपको थीम ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन, मैं लिख देता हूं, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर्स। और इस ब्राजीलिया सम्मेलन में जो है एक चीज और ध्यान रखना है कि 73 सूत्री ब्राजीलिया घोषणा पत्र एक जारी किया गया था। इसको बोलते हैं 73 पॉइंट ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। और एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है इसमें, आई ब्रिक्स। आई ब्रिक्स का मतलब इनोवेटिव ब्रिक्स। एक कंसेप्ट आया था आई ब्रिक्स, इनोवेशन ब्रिक्स, स्थापित करने पर बल दिया गया। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, और बाकी पुराना सम्मेलन ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। पुराने सम्मेलन में एक हम लोग को ध्यान रखना है, दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो एनडीबी, एनडीबी का कंसेप्ट ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है? ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो आप जानते हैं कि इस अवधारणा का जो स्थापना हुआ था व्यवहार में, उसे तो 2012 से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन 2014 में जो है जो फोर्टालीजा बैठक हुआ था, फोर्टालीजा बैठक, तो जानते हैं कि फोर्टालीजा बैठक जो था ये छठा बैठक था, 6th कॉन्फ्रेंस था। इसी में एनडीबी पर हस्ताक्षर किया गया। फोर्टालीजा बैठक में एनडीबी पर हस्ताक्षर हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो 2015 जब उफा सम्मेलन हुआ था, तो उफा सम्मेलन में ये कानूनी रूप से अस्तित्व में आ गया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है
कि उफा सम्मेलन में यह वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ गया। यह हस्ताक्षर जब पूछेगा 2014 फोर्टालिजा बैठक लगाइएगा। 2015 उफा बैठक में अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व में आया। पांचों सदस्यों के बराबर की इसमें भागीदारी है। इसका उद्देश्य क्या है एनडीबी का? सदस्य देशों में अवसंरचना और सतत विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना। आकस्मिक जो रिजर्व व्यवस्था है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी सदस्य देश हैं उसमें जो आधारभूत संरचना और सतत विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, अभी हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं कि एनडीबी ने जो है राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जल पुनर्संरचना के लिए वित्त पोषण करेगा। यह एनडीबी का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी जो नहर प्रणाली है उसको मजबूत करेगा, जो राजस्थान में बनाया गया था 1958 से लेकर 63 तक 678 किलोमीटर जो लंबा नहर है गंगानगर वाला, उसका जो है पुनर्संरचना करेगा। इसलिए हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये सब ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट और मान लीजिए, पुराना जो बैठक है उसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है कि 2017 में सियामेन, इसको लिखते हैं हिंदी में सियामेन बैठक, सियामेन बैठक मतलब चीन। तो सियामेन बैठक जो हुआ था इसमें जो है टेक्विनी घोषणा पत्र जारी किया गया। टेक्विनी घोषणा पत्र जारी किया गया। टेक्विनी घोषणा पत्र का मतलब होता है कि चक्रीय क्रम में बैठक कराना। चक्रीय क्रम में बैठक कराना। अब इससे एग्जांपल बताता हूं। जैसे अभी मैं बताया कि 2019 में कहां बैठक हुआ, 2019 में इसका बैठक जो है कहां हुआ, अभी जैसे बता रहा था ये कि 11वीं बैठक 2019 में ब्राजील में हुआ। तो ब्राजील में हुआ। अब मैं बताया कि ये ब्रिक्स है, तो ब्राजील में हुआ। तो 2020 में कहां पर, रूस में। 2021 में कहां पर, भारत में। तो 2021 में भारत में बैठक होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। 2021 में भारत में बैठक होगा, पूछ सकता है। एक तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए, और ये जो एनडीबी बनाया गया है इसका मुख्यालय कहां है, संघाई में। मुख्यालय संघाई में। अब भारत में कब बैठक हुआ था, तो 2016 में, ध्यान रखिएगा। 2016 में भारत में बैठक हुआ था। कहां पर, गोवा में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब भी पूछता रहता है। अब हम लोग, एक तो सामान्य पहलू है और इसका उद्देश्य मैं बताया ही आपको कि भाई ये जो संस्था है, अब मैं मान लीजिए पूछूं आपसे कि 2018 में बैठक कहां हुआ था। मान लीजिए हमने पूछा 2018 में बैठक कहां हुआ था, तो देखिए क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो रटने की जरूरत नहीं है, वो आगे करके आप देख लीजिएगा।
अब थोड़ा समय हम लोग ये समझेंगे कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए, ब्रिक्स में भारत का विशेष लगाव है, क्योंकि भारत चीन के साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ब्रिक्स में रूस भी है, तो रूस के साथ अपने परंपरागत संबंधों को मजबूत कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस संगठन के माध्यम से ब्राजील के साथ संबंध बनाकर जो है ब्राजील के साथ संबंध बनाएगा तो अपना खाद्य उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। जब सियामिन बैठक हुआ था तो सियामिन बैठक में इस पर चर्चा हुआ था कि कृषि अनुसंधान एक मंच स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील में जो है तकनीकी रूप से खेती होती है, तो हम लोग अपने यहां उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है साझा बाजार में भारत शामिल हो सकता है, तो भारत को एक बड़ा व्यापार भी मिले, एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। अब मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, उस मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भारत सफल भी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान की जो समस्याएं देखते हैं कि अमेरिकी ट्रेड वार, तो अमेरिकी ट्रेड वार से चीन भी परेशान है, भारत भी प्रभावित होगा, थोड़ा बहुत प्रभावित होगा ही। तो उसको काउंटर करने में यह संस्था हमारी मदद कर सकता है कि भाई चीन शिकार है और रूस से भी समस्या है चीन अमेरिका को, इसमें रूस भी शामिल है, तो रूस, चीन, भारत ये सब मिलकर जो है थोड़ा सा अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। ब्राजील से भी अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध नहीं है इस समय, तो ब्राजील भी इसमें है। तो अमेरिका का जो है देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्रभावशाली समूह माना जाता है। जो फोर्टालीजा बैठक हुआ था 2014, जिसमें एनडीपी पर हस्ताक्षर हुआ था, और 2015 उपा बैठक में अस्तित्व में आ गया, हस्ताक्षर 2014 में हुआ था, तो इसके माध्यम से कोई समस्या होगा तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। अभी मैं बताया कि कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक जो रिजर्व व्यवस्था है उस पर भी काम कर सकते हैं। आईएमएफ का एक विकल्प कर सकते हैं। वैश्विक शासन सुधार हो सकता है। मान लीजिए ब्रिक्स जेंडर एंड वुमेन जो फोरम की स्थापना का प्रस्ताव है, उससे महिला सशक्तिकरण को नया बल मिल सकता है। कोरोना वायरस पर भी देखिए टीके की खोज में भी यह संस्था मदद कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, वित्त हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, देखभाल हो, विज्ञान तकनीक हो, चाहे संस्कृति हो, यह कहीं ना कहीं जो है एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन समस्या यही है कि सदस्य देशों के मध्य जो है समानता का अभाव है। कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी तक जो है सदस्य देशों से बाहर जो है कोई ऋण प्रदान तो किया नहीं। लगभग $5 बिलियन का जो ऋण है सदस्य देशों को ही दिया गया है। अफ्रीकी देश जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को भी ऋण मिले। इसीलिए जो है ब्रिक्स में थोड़ा सा सुधार की भी बात की जा रही है कि ब्रिक्स में सुधार होना चाहिए। जैसे मैं बताया अभी आपको कि ब्रिक्स के देश बैठक तो करते हैं, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा है, चाहे यूएनओ ढांचे में सुधार का मुद्दा है, साइबर सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, इन सब मुद्दों पर बहुत अच्छा कार्य नहीं हो पाया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं बताया कि ये सब तथ्य भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोगों को इसको समझना भी है।
और एक संगठन इसी तरह से है एससीओ। तो एससीओ के बारे में मैं पहले भी पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी बोल देता हूं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। एक तो इसका सामान्य पहलू, फिर आप जानते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, भारत के लिए क्या महत्व है, भारत के लिए महत्व, बनाइए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो देखिए 1996 में रूस, चीन और ककिता कह सकते हैं, क का मतलब हुआ कजाकिस्तान, की का मतलब हुआ किर्गिस्तान और ता का मतलब हुआ तजाकिस्तान। इन 5 देशों ने मिलकर 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 देशों ने मिलकर जो है संघाई 5 बनाया था। और जानते हैं कि संघाई 5 का नाम जो है 2001 में बदलकर 2001 में बदलकर इसमें जो है इसका नाम जो है एससीओ कर दिया गया और इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल कर दिया गया। उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। तो एक तो कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि संघाई 5 में 5 देश थे, तो संघाई 5 नाम था 96 में। 2001 में इसका नाम बदलकर एससीओ किया गया, इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? एससीओ का मुख्यालय चीन में, बीजिंग, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अब 2017 में जो बैठक हुआ था, 2017 की जो बैठक थी, भारत पाकिस्तान को सदस्यता दिया गया। यह भी ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान को सदस्यता इसका दिया गया। तो ये जो बैठक 2017 में हुआ था, ये बैठक कजाकिस्तान में हुआ था।
कजाकिस्तान में बैठक हुआ था, और इसी कजाकिस्तान बैठक में जो है भारत पाकिस्तान को जो है सस्ता दिया गया, पूर्ण सस्ता दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं। पूर्ण सस्ता दिया गया। जून 2017 में बैठक हुआ था, पूर्ण सस्ता दिया गया था। ये सब तो मैं छोटा मोटा आपको बताया कि ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है, इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, दोबारा मैं बोल देता हूं। 2001 में एससीओ बना, पहले उसका 96 में जो था संघाई 5 नाम था। पहले इसमें 5 सदस्य थे, वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 5, 1 6, 6 नंबर हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, उज्बेकिस्तान सदस्य है। और भी इसमें तथ्य थोड़ा सा मैं बताता हूं। इसमें 4 जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र है। पर्यवेक्षक राष्ट्र, ऑब्जर्वर स्टेट इसको कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और डायलॉग पार्टनर भी हैं। इसके डायलॉग पार्टनर इस समय 6 हैं। आर्मेनिया, नाम लिख देता हूं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये 5 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। और मैं बताया कि बीजिंग में इसका जो है, अभी बताया था ना, बीजिंग में इसका मुख्यालय है, सचिवालय है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी जो संरचना है वो ताशकंद में है। ताशकंद कहां पड़ेगा? रूस में थोड़ा पड़ेगा, उज्बेकिस्तान में। तो यहां पर जो है आतंकवाद का मुख्यालय है। आतंकवाद रोधी, आतंकवाद का मुख्यालय क्या होगा? आतंकवाद रोधी मुख्यालय। और ये जो एससीओ है वैश्विक जनसंख्या का 40% रखता है, जीडीपी का 20% रखता है, कुल भूभाग का लगभग जो है 22% भूभाग रखता है। अब समझिए थोड़ा सा, इसका जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुआ था, इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लद्दाख वाला सब विवाद चल रहा है, तो 2020 में जो है इसकी बैठक हुई थी। तो 2020 में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह साहब गए थे। 2019 में इसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? किर्गिस्तान में। तब जानते हैं कि इस रक्षा मंत्रियों की बैठक में, विदेश मंत्रियों की बैठक में जो है जो रूस में हुआ था,
तो 75वीं जो है जो वर्षगांठ थी द्वितीय विश्व युद्ध का, तो 75वीं वर्षगांठ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, इसके अवसर पर जो है सदस्य राष्ट्रों का एक परेड हुआ था। पहली बार जो है देखा जाए तो भारत चीन की सेनाएं वहां पर आपस में मिली थी। भारत के परेड को आप लोग पेपर पढ़े होंगे कि पहले नंबर पर रखा गया था। चीन थोड़ा नाराज भी हुआ था। इसलिए यह ध्यान रखना है कि इसका जो रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुआ था, तो रूस में। रूस में बैठक हुआ। यह सब तो मान लीजिए तथ्यात्मक पहलू था। जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए, तथ्य आता है तो ध्यान होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसका महत्व बोलता हूं, क्योंकि इसका महत्व भी जानना चाहिए कि भाई इसका क्या महत्व है। देखिए, इसका जो है सबसे बड़ा महत्व तो यही है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत कब सदस्य बना था, 2017। ये ध्यान रखना है। अब भारत के लिए क्या महत्व है, इसका जो आतंकवादी जो संस्था बना था, एक उसका आतंकवादी जो रोधी संस्था बना था, 2002 में बना था, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2002 में बनाया गया था। आतंकवाद गतिविधियों से निपटने के लिए या सैन्य खुफिया और जानकारी एकत्रित करने के लिए इसको रैट्स कहा जाता है। इसका मुख्यालय बताया रैट्स का कहां है, तो ताशकंद में है। अब मैं थोड़ा सा इसका महत्व बोलता हूं। ये जो संस्था है, तो आप जानते हैं कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस और यूरोप तक व्यापार के जो जमीनी मार्ग है, उसका प्रयोग करने के लिए संस्था सहयोग दे सकता है। तो भारत के लिए जो प्राकृतिक गैस है, तेल भंडार है, तो मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों का विस्तार करने में एससीओ एक प्लेटफॉर्म है। एससीओ प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सकता है। और मैं बता रहा था कि जो आतंकवाद रोधी जो संरचना है रैट्स, इसके माध्यम से भारत जो है गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, परिवर्तन करा सकता है, प्रौद्योगिकी भी प्राप्त कर सकता है। तो आतंकवादी समस्या का समाधान करने में संस्था कारगर है। और तीसरा जो पहलू है, कि भारत को जो भारत रूस के साथ परंपरागत संबंध आगे बढ़ाना चाहता है, उसको मजबूत कर सकता है। चूंकि चीन भी है, पाकिस्तान भी है, तो जो भी मुद्दे हैं उस पर वार्ता भी हो सकती है। भाई जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, तापी परियोजना जो था, एक एग्जाम्पल भी है। तापी परियोजना भाई तुर्कमेनिस्तान पूछता है तापी क्या है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तुर्कमेनिस्तान, और ए का मतलब अफगानिस्तान,
पी का मतलब पाकिस्तान और आई का मतलब भारत। तो ये जो तापी पाइपलाइन जो परियोजना है उस पर भी तो काम हो सकता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और देखिए, आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था तो बताया था कि एक CSTO संस्था है। तो CSTO जो संस्था है 2002 में बनाया गया था, ये SCO का सैनिक संगठन है। SCO का सैनिक संगठन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें भारत सदस्य नहीं है। रूस है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यही इसके सदस्य हैं। पाकिस्तान भी सदस्य नहीं है। तो ये CSTO जो है सामूहिक सुरक्षा के आधार पर तैयार किया गया। और ये जो मैं बताया कि रूस है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन 6 देशों की सुरक्षा का ये काम करता है। किसी प्रकार के बाहरी आक्रमण से सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा का आश्वासन देता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस समय जो है आर्मेनिया भी इसका सदस्य है। वर्तमान में आर्मेनिया भी सदस्य बन गया है, बेलारूस भी बन गया है, कजाकिस्तान तो है ही है, किर्गिस्तान तो है ही है, रूस तो है ही है, तजाकिस्तान भी है। चीन इसमें सदस्य नहीं बना है। चीन जो है वो बाहर हो गया है। यह ध्यान आपको रखना है। आर्मेनिया, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब इसके सदस्य हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि एक तो इसको ध्यान रखना है, SCO पर जो प्रश्न आता है। और इसमें छोटे मोटे और भी संगठन हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।